नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो है राहु ग्रह। राहु जो कि एक मायावी ग्रह है, राहु जो कि एक काल्पनिक ग्रह है। जैसे मंगल को, बुध को हम देख सकते हैं, ऐसे राहु को नहीं देख सकते, क्योंकि ये है ही नहीं ग्रह, सिर्फ एक कल्पना है। चंद्रमा के बिंदु हैं, नोट्स हैं, क्योंकि इन बिंदुओं का मानव जीवन पर, मानव शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रह का नाम दिया गया है। देखिए, आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे कि राहु से जो एक भाव पीछे होता है, उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं, राहु उस पर अपनी माया का असर दिखाता है, एक धुआं कर देता है। जातक के जो डिसीजन होते हैं उससे संबंधित वो इतने ठीक नहीं निकलते, या अति उत्साह में आकर जातक इस तरह की हरकतें कर देता है कि उन मामलों से जातक को नुकसान होता है। जैसे पहले भाव लगन में राहु विराजमान हो तो इससे एक बार पहला हो गया भाई 12वां भाव। तो जब 12वें भाव में राहु हो तो जातक ने पिछले जन्म में बुजुर्गों की सेवा नहीं की होती, इसलिए इस जन्म में उसको डर बना रहता है, भय बना रहता है कि कहीं ये काम गलत ना हो जाए, वो काम गलत ना हो जाए। इस तरह का डर, इस तरह का फियर जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, तो इस फियर के कारण जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। पेट की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द। तो जब राहु पहले भाव में हो, पीछे वाला भाव 12वां हो, तो जातक का शैया सुख पर कंट्रोल नहीं रहता और कभी अति के कारण सेक्स प्रॉब्लम आती है, कभी टेंशन के कारण आती है। तो जातक को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। एक बात और है कि जब 12वां भाव एक्टिव हो जाता है तो कई बार जातक को पूरी उम्मीद होती है कि मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट आप किसी काम के प्रति ना रहें, किसी व्यक्ति के प्रति ना रहें कि ये मेरा अपना है। 12वें भाव एक्टिव हो गया तो आपका अपना कोई नहीं है, आपका अपना ईश्वर है। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, परिवार है, वो बात से एक, वो कह लीजिए, जब तक आपका एटीएम चलता है, जब तक किसी को लाभ हो रहा है, तब तक आपका अपना है। दूसरी बात, मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और पूरे मन से कीजिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बातें करते रहे कि जी हम तो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन अंदर से धर्म के प्रति हमारा मन ही नहीं लगता। ईश्वर का नाम लेने लगते हैं तो मन बहुत भटकता है, तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, गति में भी प्रॉब्लम होगी और जो अगला जन्म होगा हो सकता है मनुष्य का ना मिले, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज है, आपके डर के कारण आप कई बार ना चाहते हुए भी गलत कार्य कर देते हो। तो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए, आपको अच्छी गति के लिए, मृत्यु का समय अच्छा पाने के लिए कंसंट्रेशन से ईश्वर का नाम लेना चाहिए और दान वगैरह करना चाहिए। जैसे कि आज शनिवार के दिन नीला कपड़ा दान कर दिया,
मुंह देखने वाला शीशा, क्योंकि सबसे बड़ी माया है। शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, अपना डबल रोल हो जाता है, तो आपका मन स्थिर होगा। जो इतना भटकता है, विचारों की इतनी ट्रैफिक है आपके मन में, वो स्थिर होगी। अगर भाई दूसरे भाव में आपका राहु विराजमान हो, तो इसके एक बार पहले आ गया लगन का भाव, तो आपकी जो हैसियत है, आपके जो गुण है, बहुत होंगे आप में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी वाणी आपको मालूम नहीं कब कैसे किसके साथ क्या बात करनी है और कब चुप रहना है। जब चुप रहना है आप बोल देते हो, जिसके कारण जितनी आपकी हैसियत समाज में होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती। आप बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धि आपकी शार्प है, इसके बावजूद आपके जो डिसीजन है वो विद्या के क्षेत्र में ठीक नहीं होंगे। और अगर एक साल खराब हो जाए, कोई गलत कोर्स चूज कर लिया, जब पढ़ाई छोड़ दी और बाद में लगा कि ये कोर्स कर लेते हैं, तो भाई कर लीजिए। अब 1-2 साल खराब हो गए, उसका आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ने अपने मनपसंद का कैरियर नहीं चुना, तो पूरी उम्र भर पछताते रहोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, लगन में राहु हो, मन पर कंट्रोल नहीं है, खाने पीने की वस्तुओं पर कंट्रोल नहीं है। तो 35-40 उम्र के बाद ही, जब इतने साल की उम्र हो जाए, कंट्रोल रखिए अपने खाने पीने पर। अगर खाना है कोई ऐसी वस्तु जो आपको डॉक्टर ने मना किया, तो बहुत थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे कर कर खाएं, वरना डायबिटीज की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स भाई आपको होती रहेंगी। जो पहला भाव है ऑल इन ऑल है, आपको लोगों के साथ व्यवहार करना, इसमें प्रॉब्लम आएगी, लोगों को फेस करना, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कभी तो आप बिल्कुल डरपोक बन जाते हो, कभी इतने दलेर कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो एक संतुलन नहीं है आप में, वो संतुलन बनाकर आपको चलना होगा, तो जीवन में भाई आप कामयाब होगे। इसके अलावा जब दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान हो जाए, तो जो आपकी वाणी है उसमें थोड़ा अहंकार होगा, यानी किसी का काम कर दिया, आप चाहेंगे कि वो मेरी तारीफ करे तो काम करने के बावजूद भी अगला आपको बुरा ही कहेगा। तो जिसका काम किया करते ही भूल जाए और प्रभु पर छोड़ दे कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, आगे फल देना ना देना ईश्वर की रजा है, जैसे है ठीक है। छोटी मोटी बीमारियां बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलती रहेंगी, तो इतना वहम नहीं करना, फिक्र नहीं करना, लाइफ एंजॉय करनी है। परिवार के सदस्यों से अधिक उम्मीद नहीं रखनी। कोई बात नहीं मानता तो ये सोच लेना है कि अगले पिछले जन्म के जो कर्म है वो पूर्ण हो रहे हैं। और पड़ोसियों से कोई झगड़ा नहीं करना। कई बार पड़ोसी आपको उकसाएंगे कि ये हमारे साथ झगड़ा करे, तो आपको महंगा पड़ सकता है। पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन और बहुत कम बात करनी है। कोई राज की बात अपने पड़ोसियों को बिल्कुल नहीं बतानी। अगर भाई तीसरे भाव में राहु हो, इससे जो पीछे वाला भाव है वो आपका दूसरा भाव बन जाएगा। तो इसका सीधा जो इंडिकेशन है वो ये है कि आपने पिछले जन्म में आपके जो खानदान के लोग थे, परिवार के लोग थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पैसा लेकर वापस नहीं किया और बहुत अहंकार रखा अपने आप में, उनको दुख पहुंचाया, उनकी बददुआएं हैं। लेकिन इसके साथ अच्छे कर्म भी हैं आपके। तो इस जन्म में जब तीसरे भाव में राहु होगा, तो जो आपके कुटुंब के खानदान के लोग हैं वो आपकी तरक्की में रुकावट बनेंगे।
लेकिन अच्छे कर्मों के कारण यश, मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ आपको प्राप्त होगा और आपका जो लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर कर छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े। जब तीसरे भाव में राहु होगा तो एक बात है कि जो आपके नौकर चाकर हैं, आपके अंडर काम करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो भाई उनसे अच्छा व्यवहार रखना और कभी अहंकार नहीं करना। जो राजनीति में है तो कई बार स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती करते हैं कि बाद में माफी मांगनी पड़ती है, स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। तो तीसरे भाव जिसमें जो राजनीति में है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो भाई वो बोलते समय कोई बयान देना हो चार बंदों के बीच जब आप बात करते हैं तो इस तरह कीजिए बहुत सहज होकर कि आप बहुत सीधे साधे हैं, आप में कोई अहंकार नहीं है। पब्लिकली किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, चाहे आपका कितना बड़ा शत्रु हो। शत्रु के साथ हमको कूटनीति से मुकाबला करना पड़ेगा, तब हमारी भाई विजय होगी। ऐसे ही अगर चौथे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो इससे पीछे वाला भाव हो गया तीसरा। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपने जो सुख की कामनाएं की है, जो मेहनत की है, उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा। आप लोगों का बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि तीसरा भाव जो है वो लोगों की मदद का है। लोगों का बहुत अच्छा करेंगे आप, लेकिन अच्छा करने के बावजूद कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। और परिवार के प्रति बहुत आपका रवैया अच्छा रहेगा, बहुत चिंता रहेगी, भाइयों की बहुत चिंता रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चौथे भाव में राहु हो तो भाई बहनों को कभी राज की बात बिल्कुल ना बताना। और मैंने बहुत केस देखे हैं, चौथे भाव में राहु हो उसके पीछे तीसरा भाव हो तो जातक अपने परिवार की बहुत सेवा करता है, सबके काम करता है, लेकिन जो उसके भाई बहन शातिर दिमाग के होते हैं वो बहुत अधिक लाभ ले लेते हैं और जातक बेचारा देखता रह जाता है। तो पहले ही कूटनीति से काम लेना है और अधिक सुख की कामना नहीं करनी। परिश्रम आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन सुख के पीछे जितना भागोगे उतना सुख आपके आगे भागेगा। और जब तीसरे भाव में राहु हो तो जातक में एक दिखावा आ जाता है कि उसके पास इतनी जायदाद है, मेरे पास उससे अधिक को, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास ये होनी चाहिए। ये दिखावा नहीं करना, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, नहीं तो ये आपके दुख का कारण बनेगा। अगर भाई पंचम भाव में राहु हो तो इसके एक बार पीछे चौथा भाव बन जाता है जो कि पब्लिक डीलिंग का है। आपके आसपास जो लोग हैं उनका भाव है ये चौथा भाव। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो दिमाग है वो लोगों का अच्छा सोचता है, लेकिन आपकी जो आदतें हैं, तर्क वितर्क करते हो, बहसबाजी करते हो, इसलिए आपके परिवार वाले भी आपको अच्छा नहीं समझते। और अहंकार है, किसी गरीब का बुरा नहीं करना। ये मेरी बात नोट कर लें, पंचम भाव में राहु हो, किसी गरीब की बददुआ नहीं लेनी, नहीं तो वो आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाएंगी। अधिक तर्क वितर्क नहीं करना। और चौथा भाव जो है वो है कि दूसरों के सामने अपने आप को एलिवेट करना कि मैं बड़ा हूं। तो ईमानदारी का भी आपने दिखावा नहीं करना। परिवार के बीच किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी ने से पानी का गिलास नहीं मांगना जब तक आपके शरीर में ताकत है।
परिवार का करते रहे, फर्ज निभाते रहे, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी, संतान से कोई उम्मीद नहीं रखनी। कई बार ऐसा होता है कि जातक का अपनी संतान से, संतान सुख से एक नशा सा होता है उसको कि मेरी संतान है, आपकी कोई संतान नहीं है, पिछले जन्म का कर्ज पूरा हो रहा है, उसमें सुख ढूंढेंगे तो दुख की प्राप्ति ही होगी भाई। आपको इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अधिक तर्क वितर्क नहीं करना और अधिक कामनाएं नहीं रखनी, नहीं तो हार्ट डिजीज, हार्ट की जो नालियां हैं उसमें ब्लॉकेज, इन सब की संभावना बहुत बढ़ेगी। जब आपके छठे भाव में राहु होगा तो उससे पीछे वाला भाव बनेगा पंचम भाव। तो सीधा तात्पर्य ये है कि जो आपकी तर्क वितर्क करने की आदत है, बहसबाजी करने की आदत है, आप अपने शत्रु खुद पैदा करोगे। किसी की इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि दो बंदों का झगड़ा है, बीच में जाकर आप खुद फंस जाते हो, तो भाई किसी का क्या जाएगा। आप अपना समय, अपनी एनर्जी दूसरों को अपना दुश्मन बना रहे हो, तो जानबूझकर बना रहे हो। और एक मेरी बात नोट कर लेना, छठे भाव में राहु हो, बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि बुद्धि आपकी अधिक सोचेगी नहीं, रिस्क ले लेंगे आप। बुद्धि पर तो धुआं है, जो रिस्क लेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो बुद्धि का भाव है उसके कारण आप अगर किसी प्रेम संबंध में पड़ गए तो भाई बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और पॉजिटिवनेस आएगी आप में। पॉजिटिवनेस कैसे कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के साथ बात भी ना करे, इसके कारण आप मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। कई बार डिप्रेशन में आते देखे गए हैं जातक, और मैंने कई केस देखे हैं छठे भाव में राहु हो, प्रेम संबंधों के कारण जातक के दिमाग में कई बार इस तरह के विचार भी आते हैं कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, चलो चलते हैं इस लोग से, और सुसाइडल टेंडेंसीज, इस तरह के विचार भी आते हैं। तो इस प्रेम संबंध से भाई दूर रहे, इसमें ही आपकी भलाई है। वरना अगर लत लग गई तो फिर छोड़ नहीं पाओगे, और वो काम हो जाएगा ना कह पाओगे ना सह पाओगे, और टेंशन के कारण स्वास्थ्य भी खराब होगा, और नर्वस सिस्टम भी आपका कमजोर होगा, याददाश्त भी आपकी कमजोर होगी। सप्तम भाव में राहु हो, एक बार पीछे छठा भाव हो गया, तो सीधा इंडिकेशन है ये कि दूसरों के बहकावे में आ जाते हो, बहुत जल्दबाजी करते हैं आप लाइफ में, आपको चैन नहीं है जब तक दिमाग में जो बात आ जाए पूरी नहीं हो जाती। भाई धैर्य रखिए, धीरज रखिए। अगर आप कहें कि सर्दियों का मौसम है और घास उग जाए बड़ा बड़ा, तो ये संभव तो नहीं है। जो घास उगेगा वो बरसात में उगेगा, जब बारिश होगी। बारिश की बेल तो हमने करनी नहीं, तो मुफ्त की टेंशन और जबरदस्ती काम करने की कोशिश, आगा दौड़ पीछा चोर, एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरे के पीछे, और लोगों के कहने में आगे। संगति का असर बहुत जल्दी होगा, जिसके कारण आपके जो दोस्त हैं वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपसे शत्रुता की भावना रखकर नुकसान पहुंचाएंगे, आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाएंगे, मानसिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाएंगे। जीवन साथी के साथ आपका जो व्यवहार होगा अहंकार उससे भरा होगा, और उसकी बात काटनी है। अगर आप इस लाइन पर चलेंगे तो गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रहेगा। एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आत्मा का संबंध है। जो भी आपका जीवन साथी है, कुछ बातें उसकी इग्नोर कीजिए, कुछ बातें वो आपकी इग्नोर करे। जैसे एक बंदा था, तो
कोई उसको बोलता था कि शादी कर लो, कोई बोलता था कि शादी ना करो। तो वो एक संत के पास गया, तो उस संत ने अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन लेकर आओ। बाहर बैठे थे, सूर्य उदय था, दोपहर का समय था। तो वो बंदा सोचता है कि ये संत कैसा पागल बंदा है कि इतनी रोशनी है, ये लालटेन का क्या करेगा। लेकिन उसकी पत्नी लालटेन ले आई, उसने अपने पास रखी और लिखने पढ़ने का जो काम था वो करना शुरू कर दिया। जो बंदा गया था आराम से देख रहा है। तो कुछ देर बाद उसने अपनी पत्नी को कहा कि 2 गिलास दूध के लाओ, मीठा डालकर लाना, मेहमान आए हैं। तो उसकी पत्नी नमक डालकर ले आती है। तो वो संत बहुत आराम से पी लेते हैं, लेकिन जो बंदा था एक घूंट भरता है, बाहर निकाल देता है। तो उसने कहा जी ये तो नमक वाला दूध है, इसको कौन पिएगा। वो संत ने कहा कि जब मैंने लालटेन मंगवाई, मेरी पत्नी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, चुप रही। अब उससे गलती हो गई, उसने मीठे की जगह नमक डाल दिया, अब मैं चुप हूं। तो ये गिव एंड टेक पॉलिसी है। अगर आपके सप्तम भाव में राहु है और उससे एक भाव पीछे छठा बनता है, नहीं तो शत्रुता ही रहेगी। आगे चलते हैं। जब अष्टम भाव में राहु विराजमान हो, एक भाव पीछे का भाव आपका बनेगा सप्तम भाव। सप्तम भाव भाई साझेदारी बिल्कुल नहीं करनी, और ससुराल से धन लाभ की जितनी जल्दी करोगे और जितनी कोशिश करोगे कि मिले, उतना लेट मिलेगा। मिलेगा अवश्य, अचानक ही मिलेगा, लेकिन इच्छा नहीं रखनी। जितनी कम इच्छा रखोगे उतना आपको अधिक मिलेगा। इसके अलावा जब अष्टम भाव में राहु हो, पिछला भाव आपका सप्तम बनता हो, तो कोर्ट केस जबरदस्ती डाले जाएंगे आपके ऊपर। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बचना है, निकलना है। एक बार निकल गए, फिर जिसने कोशिश की आपसे पंगा लेने की, कूटनीतिक ढंग से उसके साथ निपटना है। अगर भाई कोर्ट केस के चक्कर में फंस गए तो फिर मानसिक शांति खराब होगी, और धैर्य की थोड़ी कमी होने के कारण प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। डिप्रेशन में जाओगे, पूरी का पूरा जो रूटीन है लाइफ का वो खराब होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब आते हैं नवम भाव। नवम भाव में राहु हो, एक बार पीछे आपका अष्टम भाव हो गया। तो जब नवम भाव में राहु होता है तो अचानक जीवन में काम होंगे आपके, अचानक लाभ होगा, अचानक संपत्ति की प्राप्ति होगी, बिना प्लानिंग के। जो चीज आपने सोची नहीं थी, जहां से लाभ होगा वहीं से लाभ होगा। और गुप्त जो आपके शत्रु हैं, वो भाई उनसे सावधान रहना है, आप पहचान नहीं पाओगे। गुप्त रूप से जो काम करने की कोशिश करोगे वो गलत कर दोगे, क्योंकि अष्टम भाव सिक्रेसी का है, सिक्रेसी 0 कर देगा जब नवम भाव में राहु हो। इसी कारण जन्मभूमि से दूर जितनी आपको कामयाबी प्राप्त करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो नए नए काम करना चाहता है, लेकिन नवम में राहु है, अष्टम भाव पर तो धुआं आ गया। तो जब भी आप नया तरीका निकालोगे उसमें प्रॉब्लम। काम अच्छा करोगे, लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हो, लोगों की बातों में आकर आप अच्छा काम भी नहीं करोगे। तो लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, जो आपका मन कहता है उसके अनुसार आप काम कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। समुंदर पार अधिक सफलता मिलेगी। और समुंदर का पानी कुछ दिन के लिए अपने घर में रख ले तो आपका भाग्य भी साथ देगा, अचानक लाभ भी होते रहेंगे। जब भाई दसम भाव में राहु विराजमान हो, एक भाव पीछे आपका भाग्य का भाव बन जाता है। तो जब दसम भाव में हो राहु, भाग्य भाव
पर धुआं आ जाता है तो भाग्य की प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। कब भाग्य आपका साथ दे, कब भाग्य आपको धक्का मारे। तो भाग्य के सहारे नहीं रहना, भाग्य को भूल जाए। आपको प्रैक्टिकल होना है, शातिर दिमाग होगा आपका, उसी के सहारे आप तरक्की करेंगे। जो भी आपका क्षेत्र होगा, बाय हुक या बाय क्रुक आप उस क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब आप टॉप पोजीशन हासिल कर लें तो उसके बाद जिसके कारण आपने ऊंचाइयां हासिल की है उसको भूलना नहीं कि अब मुझे इससे कोई काम नहीं है, अब मेरा काम पूरा हो गया। नहीं तो फिर भाग्य पर धुआं है, वो आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेगा। और अधिक पावर की अपेक्षा ना रखें। जो ईश्वर ने देना है बहुत देगा, बहुत ऊंची पदवी देगा आपको, जितने गुण है उससे अधिक देगा। लेकिन अगर और के चक्कर में रहोगे तो भाई फिर एक दिन जीवन का अंतिम दिन आ जाएगा और जो शक्तियां, जो धन आपके पास था, आप उसका भी जो एंजॉय है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया उसमें आप अपनी संतुष्टि रखिए। 11वें भाव में आते हैं। 11वें भाव में राहु हो, एक बार पीछा वाला आपका 10वां भाव बन गया। तो सबसे बड़ी बात कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, रोजगार है आपका, उसमें आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है। तो भाई आपको क्या करना है, जो रोजगार है, जहां से आप रोजी रोटी कमा रहे हो, उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। जो आपके मित्र हैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। मित्र 90% अच्छे होंगे, लेकिन 10% आपके व्यवसाय में प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। अगर राजनीति में है उसमें आपकी तरक्की में रुकावट डालेंगे। तो गुप्त शत्रु का काम करेंगे, उन पर आपको तीखी नजर रखनी है। और जो मित्र आपको लगे कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उससे दूर हो जाएं। लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, और आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, क्योंकि ये राहु की माया है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास शक्तियां नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, लेकिन ये आपकी सोच है। जितनी आवश्यकताएं आपकी हैं बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। जितने सुख सुविधा के साधन आपको चाहिए वो ईश्वर आपको अपने आप दे देंगे, आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जब 11वें भाव में राहु हो, एक बार पीछे 10वां भाव हो, तो होशियारी, चालाकी, छल कपट बिल्कुल ना करे किसी से, और ईमानदारी रखे। जितनी ईमानदारी रखोगे उतनी आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। और बेईमानी का धन भाई आपका जो मेहनत का धन है वो भी लेकर जाएगा। तो बी ऑनेस्ट। अब आते हैं आपके 12वें भाव। 12वें भाव में राहु हो तो उससे पीछे वाला भाव बनता है 11वां भाव। जब 12वें भाव में राहु हो, 11वें भाव में धुआं आ जाता है, तो एक बात तो पक्की है कि सब कुछ होते हुए संतुष्टि नहीं मिलेगी। आमदनी अच्छी होगी, एक से अधिक सोर्स हो सकते हैं, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। और आपको क्या करना है, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए थोड़ा ध्यान कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बीमारों की सेवा कीजिए, तो बहुत लाभ होगा। जो 11वां भाव है एक इस तरह का भाव है कि जो आपके संबंध है उनसे आपको बहुत लाभ प्राप्त करवाता है। लेकिन 12वें भाव में राहु है,
आपको मित्र और शत्रु में अगर अंतर कर लिया तो आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। यही आपकी प्रॉब्लम है। जो मीठी मीठी बातें कर ले वो तो भाई आपको अपना मित्र लगता है, दूसरा बंदा आपको शत्रु लगता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और जब 12वें भाव में राहु हो तो कोशिश करना ईश्वर के नजदीक जाने की, ध्यान वगैरह करने की, ताकि मन की शांति मिल सके। और जितना आपको चाहिए ईश्वर ने उससे अधिक दे रखा है, संतुष्ट रहिए और जीवन को एंजॉय कीजिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु की माया के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।